हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं दोस्तों अपनी उपेंद्र सेन की डिस्कशन को। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर इस टर्म एंड कॉन्सेप्ट को काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से समझ लिया है, डैट इज़ आर्क्योमेट्री। और आर्क्योमेट्री के कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम लोगों ने एक एग्जाम्पल के सहायता से ये समझा था कि कैसे महाराष्ट्र के अंदर जो एक साइट मिली थी इनाम गाँव, जो कि एक चैलकुलिथिक साइट थी, वहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट एंड साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर करा था कि सॉइल की केमिकल एनालिसिस का सहारा लेते हुए कि नाइट्रोजन कंटेंट जो है वो ह्यूमन एक्सक्रीटा के साथ या एनिमल एक्सक्रीटा के साथ जब मिक्स होता है सॉइल के अंदर तो उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है नाइट्रोजन का सॉइल के अंदर। कोर्टियार्ड्स के अंदर वो ज़्यादा मिला है, तो इससे एक अनुमान ये लगाया जाता है इनाम गाँव की साइड के अंदर कि वहाँ पर एनिमल्स को इंसान जो है अपने घरों के बाहर बांधते होंगे, घर के अंदर क्योंकि सॉइल के अंदर जो नाइट्रोजन कंटेंट है वो कम मिला है, तो इससे ये अनुमान लगाया जाता है आर्कियोलॉजिस्ट एंड साइंटिस्टों के द्वारा कि खुद वो घर में रहा करते होंगे इंसान और जानवरों को अपने गलियारे में या वरांडे में या आंगन में बांधा करते होंगे। अब हम इस क्लास के अंदर बात करते हैं दूसरे टर्म एंड कॉन्सेप्ट की, डैट इज पेलियो ऑन्टोलॉजी। सिंपल सा मतलब है इसका। पेलियो ऑन्टोलॉजी जो है इट इज़ द स्टडी ऑफ रिमेन्स ऑफ डेड ऑर्गेनिजम्स, और यहाँ पर हम रीसेंट डेड ऑर्गेनिजम्स के रिमेन्स की स्टडी जो करते हैं वो नहीं करते हैं। हम यहाँ पर डेड ऑर्गेनिजम्स की जो स्टडी करते हैं उनके रिमेन्स की, जो भी उनके अवशेष वगैरह जो बाकी रह गए हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट खुदाई करने के साथ साथ जो वो गड़ गए थे बहुत ज़माने पहले, उसको जो निकालते हैं धरती के अंदर से और फिर साइंटिस्टों की मदद लेकर वो लेबॉर्ट्री कंडीशंस के अंदर उसको स्टडी करते हैं। दे स्टडी दीज डेड ऑर्गेनिजम्स एंड उनके जो रिमेन्स जो कि काफ़ी लंबे पुराने टाइम के साथ जो है वो जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब इस डिसिप्लिन के अंदर दो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण से और आर्कियोलॉजिस्ट के दृष्टिकोण से। एक है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की स्टडी करना और दूसरा है डीएनए और आरएनए की स्टडी करना। ठीक है, सबसे पहले मैं दोस्तों आपको बताता हूँ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है और इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है विद इन द फील्ड ऑफ आर्कियोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जैसा कि नाम से ही आपको पता लग रहा है कि यहाँ पर वर्ड जो है इट इज़ एसोसिएटेड विद बायोलॉजी। ये बायोलॉजी से रिलेटेड एक फील्ड ही है। यहाँ पर जो हमारा पूरा का पूरा जो फोकस होता है वो इस बात के ऊपर होता है कि हम जो हैं यानी कि जो साइंटिस्ट हैं वो बेसिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इंसानों और जानवरों के शरीर के अंदर उसको स्टडी करते हैं। अब यहाँ पर कौन से मॉलिक्यूल्स के बारे में दोस्तों यहाँ पर बात करी जा रही है, वो कोई भी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। लाइक एक तो हो गया डीएनए, ठीक है, डी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, आरएनए, और बड़े सारे जो प्रोटीन्स होते हैं उसके बारे में स्टडी करने का काम जो है वो यहाँ पर चलता है। ठीक है, बेसिकली अगर हम इसको सिंपल भाषा के अंदर कहें तो यहाँ पर सेल्स की स्टडी जो है वो करी जाती है। ठीक है, ह्यूमंस एंड एनिमल सेल्स की स्टडी करी जाती है। अब इन्हीं मॉलिक्यूल्स के अंदर कुछ पैटर्न्स को पता लगाया जाता है या फिर इनका जो पैटर्न चेंज हुआ है जब से इंसानी सभ्यता शुरू हुई है या इवॉल्व होती हुई यहाँ तक आई है, तो इसके अंदर कुछ कुछ जो चीज़ें हैं उसका पैटर्न पता लगाने की कोशिश करी जाती है साइंटिस्टों के द्वारा। डैट इज़ कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं लाइक डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स जो कि सारे सेल्स के अंदर मिलते हैं, तो इन सारे सेल्स का और इन सेल्स के अंदर मिलने वाले ये जो सभी मॉलिक्यूल्स हैं इनका कॉम्पोजिशन कैसे इवॉल्व होता हुआ आया है, पुराने ज़माने के अंदर वो कैसा था, आज के ज़माने के अंदर कैसा है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, और इनके बीच में, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंट्रैक्शंस हैं वो किस प्रकार से होती हैं, इन सभी चीज़ों को पता लगाने की कोशिश करी जाती है साइंटिस्टों के द्वारा, जिससे हमें पता लगता है कि ये सारी चीज़ें इंसानी शरीर के अंदर या जानवरों के शरीर के अंदर पहले किस प्रकार से फंक्शन करा करती थी और आज किस प्रकार से फंक्शन करा करती हैं।
अब आप कहोगे कि सर बायोलॉजी हमें ये बताती है कि जानवरों की बॉडी और इंसानों की बॉडी तो हमेशा से वैसी ही रही है जैसे आज रही है। वही दो लंग्स हैं, दिल जो है वो लेफ्ट साइड पर होता है, दो किडनी होती हैं, पेट है, आंखें हैं, चेहरा है। इंसान की एक पर्टिकुलर हाइट होती है, उसके चेहरे पर बाल आते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो सेम है दोस्तों। बॉडी स्ट्रक्चर का सेम होना, अगर आप इंसान की बात कर रहे हो तो वो इंसान इंसान की तरह जैसा दिखता है, जो हम डेफिनेशन देते हैं एक इंसान की या जो हम डेफिनेशन देते हैं एक जानवर की, वो बॉडी स्ट्रक्चर के बेसिस पर तो वो वैसे ही है। थोड़े बहुत चेंजेस लेकिन इन स्ट्रक्चर्स के अंदर भी हमें देखने को मिलते हैं। जैसे हम कहते हैं कि इंसान जो है वो बंदर से मिले हैं, तो हमने 9th क्लास की तमिलनाडु बुक के अंदर एक चीज़ डिस्कस करी थी कि ये हम क्यों कहते हैं कि इंसान जो है उसका जो उत्पादन है वो बंदर या बंदर की प्रजाति से हुआ है। क्योंकि गोरिल्ला और ह्यूमंस का जो डीएनए है, जब इसको लेबोरेटरी कंडीशंस के अंदर टेस्ट करा गया था, तो वैज्ञानिक बड़े सदमे में आ गए थे जब उनको ये पता लगा था 99% डीएनए गोरिल्लास का और इंसानों का सेम है। ये एक बॉक्स था 9th क्लास की तमिलनाडु की जो हिस्ट्री की जो एनसीईआरटी है, जो बुक है, उसके अंदर जो पहला चैप्टर हमने डिस्कस करा था एंशियंट हिस्ट्री का, वहाँ पर हमें ये वाला फैक्ट बताया गया था। और मैंने तब भी आपको ये बताया था कितना बेहतरीन फैक्ट है ये, कितना दिलचस्प फैक्ट है ये, कि हम इस पॉइंट को प्रूव कैसे कर सकते हैं। अगर हमसे कोई ज़िंदगी में पूछे कि इंसान का उत्पादन बंदर से हुआ है, तो बंदर में तो बहुत सारी प्रजातियाँ होती हैं, चिंपैंजीज होते हैं, गोरिल्लास होते हैं, और मंकीज़ होते हैं नॉर्मल, ठीक है, और भी बहुत प्रकार के बंदर होते हैं। लेकिन गोरिल्लास जो हैं स्पेसिफिकली और इंसानों का जब इनका डीएनए जब मैच करा जाता है तो वो 99% मेल खाता है, 99% मैच करता है, मतलब वो, ठीक है। बॉडी स्ट्रक्चर की तो चलो हमने बात कर ली, लेकिन ये जानकर आपको ताजुब होगा, शायद से आपको ये वाली चीज़ पता हो, ना भी पता हो तो मैं बताता हूँ आपको। इंसानी सभ्यता जैसे जैसे धीरे धीरे करके एंशियंट टाइम से होते हुए आज 2025 तक जैसे हमारे सामने खड़ी हुई है इंसानी सभ्यता, इसके अंदर इंसानों के अंदर बड़े सारे सेल्स जो हैं वो विकसित हुए हैं। उनकी जो फंक्शनिंग है उन सेल्स के अंदर, जो मॉलिक्यूल्स हैं, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स, इन सब की फंक्शनिंग धीरे धीरे करके बढ़ी है। कुछ कुछ चीज़ों की कम हुई है, कुछ कुछ चीज़ों की बढ़ी है। और जहाँ पर हम यहाँ पर बात करते हैं, जो आर्ग्यूमेंट हम दे रहे हैं कि बॉडी स्ट्रक्चर तो वैसे ही है इंसानों का और जानवरों का, इसके अंदर भी हमें इवोल्यूशन देखने को मिलती है। एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ जिसके बारे में शायद से आप जानते हो कि, आप मुझे ये बताओ, जब भी हम इंसानी जीन्स की बात करते हैं और उसी के साथ जुड़े हुए जब हम जेनेटिक इवोल्यूशन की बात करते हैं, तो सबसे प्राइमरी चेंज हमें इंसानों के शरीर के अंदर क्या देखने को मिलता है। जैसे जैसे इंसान विकसित होते हैं, मेरा सवाल ये है कि जैसे जैसे इंसान विकसित होते हैं, तो सबसे ज़्यादा नोटिसेबल चेंज उनके शरीर के कौन से पार्ट में, हिस्से में या अंग में हमें देखने को मिलता है। जवाब दो मुझे इस चीज़ का, बताओ। सबसे ज़्यादा नोटिसेबल डिफरेंस क्या होता है? आप कैसे कह सकते हो कि इंसानों का शरीर पुराने ज़माने के कंपैरिजन में विकसित होता हुआ चला आ रहा है? आप कैसे प्रूव करोगे इस चीज़ को इंसानों को देखते हुए? बैकबोन, स्कल, बॉडी रेट, ग्रेस्पिंग हैंड, स्कल साइज बिकम्स बिगर, ठीक है। स्कल साइज बिगर हो जाता है कि छोटा हो जाता है? बताओ। देखो, आप ऐसा कह सकते हो, स्कल को मारो गोली, जो ब्रेन साइज है ना, वो एक रिड्यूस्ड फॉर्मेट के अंदर आ जाता है, कंप्रेस होने लग जाता है। हमें एलियंस के अंदर क्या देखने को मिलता है? एलियंस का जो चेहरा है उसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? सर इतना बड़ा, लेकिन मुंह इतना छोटू सा, और आंखें बहुत बड़ी बड़ी। ऐसे दिखता ना ये एलियन, देखो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड की तरह, है ना, मेरी एक्स की तरह इसका चेहरा होता है। तो बड़ा सा स्कल साइज, छोटा सा चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, है ना, जानवर से भी बदतर।
तो मेरी एक्स भी कुछ इसी प्रकार से दिखती थी। तो ये जो है ये एक इवोल्यूशनरी फीचर है जिससे पता लगाया जाता है कि ये जो साइज़ है, स्कल साइज़ है, हमें बड़ा लग रहा है, ब्रेन साइज छोटा हो गया है, तो ये एक तरीके से किसका सिंबोलिज्म होता है? ये एक प्रकार से इंटेलिजेंस का सिंबोलिज्म होता है। ठीक है, ये एक प्रकार से इंटेलिजेंस का सिंबोलिज्म होता है। अब जैसा कि मैं आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर बता रहा था, ह्यूमंस की जो साइकोलॉजी है, जो उनका इंटेलेक्ट है, या जो उनकी क्रिटिकल थिंकिंग पावर जो जुड़ी होती है, उनका मनोवैज्ञानिक स्तर, उनकी सोचने समझने की क्षमता, ये धीरे धीरे करके डेवलप होती चलती है। इस चीज़ को प्रूव करती है द फील्ड ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड डीएनए स्टडीज। ठीक है, अब यहां पर हम बड़ी सारी चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं विद रिस्पेक्ट टू मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड डीएनए स्टडीज। उनमें से कुछ जो प्रोमिनेंट चीज़ें हैं उसके नाम मैं स्क्रीन पर लिख देता हूँ, सिर्फ ये आपको एक बारी सुनने हैं, इसके कोई नोट मेकिंग की ज़रूरत नहीं है। एक तो जीन एक्सप्रेशन, जीन्स जिस प्रकार से फंक्शन करते हुए आए हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, ठीक है, और उसके साथ जुड़ा हुआ इंसानों का जो ये जेनेटिक कोड जो होता है वो, और उसी के साथ आपका ये जिसको आप कहते हो बेसिक साइंस में आप पढ़ते हो प्रोटीन सिंथेसिस, ये सारी चीज़ें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के साथ जुड़ी हुई होती हैं। अब ये चीज़ें थोड़ी सी आपके लिए टेक्निकल हो रही होंगी, लेकिन हमें क्योंकि इसको आर्कियोलॉजी की फील्ड के साथ कनेक्ट करते हुए पढ़नी है, तो हम थोड़ा सा इसको इजी लैंग्वेज के अंदर पोर्ट्रे करते हैं, तब आपको ज़्यादा अच्छे से ये चीज़ समझ में आ पाएगी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का दोस्तों एक रूल ये कहता है, सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन अगर मैं आपको इसका बताऊं, यहाँ पर हम लोग 4 क्लासेस में, मतलब 4 कैटेगराइजेशन में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं। और ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स किसके साथ एसोसिएटेड है? इंसानों के सेल्स के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, ये लाइफ के बेसिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स माने जाते हैं जिंदगी के। एक है आपका न्यूक्लिक एसिड, एक है आपका न्यूक्लिक एसिड। अब इसके अंदर 2 चीज़ें आ जाती हैं आपकी, एक आपका आरएनए और उसके साथ एसोसिएटेड आपका डीएनए। दूसरी चीज़ जो स्टडी करते हैं हम इसके अंदर, वी स्टडी अबाउट प्रोटीन्स या प्रोटीन सिंथेसिस। तीसरी चीज़ जो हम स्टडी करते हैं, वी स्टडी अबाउट वेरियस टाइप ऑफ sugars and their concentrations in human body, like carbohydrates, and we also study about fatty acids in the form of lipids। और ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल बेसिक तरीके से आप जानते होगे, समझते होगे, बिकॉज हमने PMFIS जनरल साइंस की क्लासेस में जस्ट जो अभी हमने चैप्टर स्टार्ट करा है अपना, उनमें हम इन सारी चीज़ों के बारे में कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कि ये बेसिक चीज़ें होती क्या हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो हम इसकी टेक्निकलिटीज़ में यहाँ पर नहीं जाते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से इसको समझना है। समझने वाली बात दोस्तों ये है यहाँ पर कि ये इंसानों के अंदर 4 सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स माने जाते हैं, उसकी क्लासेस, उसकी कैटेगराइजेशन मानी जाती है। इस कैटेगराइजेशन में ऐसा वैज्ञानिकों ने ये खोज करके पता लगाया है लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, ये जो चारों चीज़ें, न्यूक्लिक एसिड्स इन द फॉर्म ऑफ आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, शुगर्स इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैटी एसिड्स इन द फॉर्म ऑफ लिपिड्स, इसकी कॉन्सेंट्रेशन, या फिर आप कह लो कॉन्सेंट्रेशन को भी मारो गोली, आप कह लो कि इसकी जो फंक्शनिंग है वो जैसे जैसे ह्यूमन बींग्स इवॉल्व करते हुए आए हैं वो बदलती हुई आई है, जो कि फिर काफ़ी हद तक बहुत सारी चीज़ों को डिटरमाइन करती है इंसानों के अंदर। जैसे इंसानों का जो बॉडी स्ट्रक्चर है,
उसको इंसानों के अंदर फिर जो बेसिक चीज़ों की जो क्षमता होती है, लाइक उसकी जो वॉकिंग स्किल्स हैं या फिर इंसानों की जो रनिंग स्किल्स हैं, उनका जो फेस का जो साइज़ होता है, ठीक है, या उनकी हाइट कितनी होगी, ये सारी चीज़ें डिटरमाइन करती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है वो पर्टिकुलरली फोकस इस बात के ऊपर भी करती है, ये कनेक्टेड इस चीज़ से भी है जिसको हम यहाँ पर नाम दे रहे हैं डीएनए स्टडीज़। क्योंकि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का जो मेन फोकस है वो जीन्स के ऊपर होता है, और जीन्स क्या काम करते हैं, हमारी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है उसको स्टोर करने का काम करते हैं। हमारे जीन्स हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का काम करते हैं इन द फॉर्म ऑफ आरएनए एंड डीएनए। उसी के बेसिस पर जो बहुत सारी जो क्वालिटीज़ हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो फीचर्स हैं, दिखने के या बिहेव करने के जो तरीके हैं, वो हम लेगेसी की तरह बोरो करते हैं अपनी प्रीवियस जनरेशन से। जैसे आपके ग्रैंडफादर की कुछ लुक्स या उनकी कुछ हरकतें वो ग्रैंडफादर से होते हुए आपके फादर के अंदर, आपके फादर से होते हुए वो आप में आ जाती हैं, और आपसे होते हुए फिर वो आपके बच्चों में और आने वाली पीढ़ियों के अंदर ट्रांसफ़र होती हुई चलेंगी। ठीक है, उसके अलावा ये जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, जो डीएनए का ये पूरा का पूरा जो तिगड़म है, उसके अंदर डीएनए के अलावा आरएनए का जो रोल होता है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आरएनए एक तरीके से एक इंटरमीडिएट मैसेंजर्स का काम करते हैं, जिसको आप बेसिक बायोलॉजी के अंदर समझते होगे, आपने एटलीस्ट सुना होगा। ठीक है, दे एक्ट एज इंटरमीडिएट मैसेंजर्स, और वहीं पर जो ये प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, वो एक तरीके से वेरियस जो फंक्शंस होते हैं विच आर कैरिड आउट इन द सेल्स, उसको कैरी आउट करने का काम करते हैं उन फंक्शंस को। ठीक है, इन सारी चीज़ों की अगर हम मिलावट कर दें, इसको अगर हम कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कंबाइन कर दें और फिर अगर इसको हम स्टडी करें, तो इससे हमें ये पता लगता है कि ओवरऑल जनरेशन बाय जनरेशन बहुत पुराने ज़माने के अंदर जब इंसानी सभ्यता की शुरुआत हुई थी, वहाँ से लेकर अभी तक ये सारी चीज़ें बॉडी के अंदर अपने अपने यूनिक फंक्शंस को किस तरीके से कैरी आउट करती हुई आई हैं ये सारी चीज़ें, फिर चाहे वो मॉलिक्यूल्स हों, ठीक है, या फिर पूरे के पूरा सेल्स की जो फंक्शनिंग हो। ठीक है, और ओवरऑल इसकी वजह से जो सेल्स के जो स्ट्रक्चर हैं, उनकी फंक्शनिंग है, उनकी जो मेंटेनेंस है, उनकी जो वर्किंग है, ये किस तरीके से ह्यूमन बॉडी को, उनकी मेंटालिटी को, उनकी साइकोलॉजी को, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग की पावर को शेप करती हुई आई है। और ये शेप करने वाला जो काम है, इसके ऊपर मैं ओवर एम्फसाइज इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज इन्वेंशन जो है, इंसान जब भी कोई इन्वेंशन करता है, हम कह तो देते हैं हिस्ट्री की किताबों के अंदर या जर्नली जब हम पढ़ते हैं इतिहास के पन्नों को कि इंसानों ने अपने अपने इस वक्त इस पर्टिकुलर ज़माने के अंदर जिस चीज़ों का आविष्कार करा है, जिस चीज़ों की इन्वेंशन करी है, तो नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। ज़रूरत थी इंसानों को, इसलिए उसने वो चीज़ इन्वेंट कर डाली। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा क्या आपको ये नहीं लगता कि इंसान का इंटेलेक्ट भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था? ज़रूरत तो ऐसे इंसानों को बहुत सारी चीज़ों की है, ज़रूरत तो ऐसे यार, मेरे को तो ये फील होता है बहुत बार कि मैं जब किसी बंदी को बाइक पर लेकर सड़कों से निकलता हूँ तो ट्रैफिक जाम में मैं उसको क्यों अटकाऊँ? वी नीड टू स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर। तो हम अपनी डेस्टिनेशन तक जो भी हम कैफ़े जा रहे हैं, साथ में बैठना चाहते हैं, वार्तालाप करना चाहते हैं, मैं अपने हाथों से उसके मुंह में पिज़्ज़ा ठूसना चाहता हूँ, तो वो चीज़ मैं ट्रैफिक से होते हुए जल्दी कर सकूँ। मैं तो उड़कर जाना चाहता हूँ हवा से, तो मेरे लिए तो वो नेसेसिटी है अभी अर्जेंटली कि मैं ट्रैफिक में अपना टाइम वेस्ट क्यों करूँ? फिर उसकी माँ का कॉल हो जाएगा, उसकी माँ उसको बुला लेगी, मेरी बंदी मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकेगी इतना ज़्यादा क्वालिटी टाइम। हमेशा नेसेसरी तौर पर इट इज़ नॉट द मदर ऑफ इन्वेंशन।
उसके अंदर ह्यूमन इंटेलेक्ट बहुत ज़्यादा काम आता है, और ह्यूमन इंटेलेक्ट कहीं ना कहीं जुड़ा होता है डीप थिंकिंग एंड क्रिटिकल एनालिसिस के साथ। डीप थिंकिंग एंड क्रिटिकल एनालिसिस के साथ। और वो चीज़ अगर आप बायोलॉजिकली देखो, वो सेल्स के साथ जुड़ी हुई होती है, उनकी फंक्शनिंग के साथ जुड़ी हुई होती है, जो कि एक बार में डेवलप नहीं हुए हैं कि आप सोचो कि सभी इंसानों के अंदर ये क्षमता है। वो चीज़ इंसानों के अंदर है तो, लेकिन वो धीरे धीरे करके इवोल्यूशनरी टेंडेंसी की बेसिस पर इवॉल्व हुई है इंसानों के अंदर, रातों रात नहीं आई है। क्योंकि एक ज़माना ऐसा था जब इंसान पत्थर को रगड़कर चिंगारियां जो है, आग जो है वो डेवलप करने की कोशिश कर रहा था। इंसान खेतीबाड़ी करने की कोशिश कर रहा था, और आज इंसान पूरी की पूरी एक बिल्डिंग खड़ी कर देता है, 80-80 फ्लोर का अपार्टमेंट जो है वो बना देता है दुनिया के अलग अलग कोनों में। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे हमारी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और डीएनए स्टडीज जो हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं स्टडी करना। और इनकी स्टडी से एक बहुत गहरा राज जो हमें पता लगता है, वो पता लगता है अबाउट होमिनिन इवोल्यूशन। इसी चीज़ के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज कर रहा था प्रीवियस लेक्चर से ही। एंड अगर हम इस टर्म के ऊपर फोकस करें कि व्हाट इज दिस होमिनिन, ये होमिनिन क्या है, क्या इट इज समथिंग विच इज कनेक्टेड विद ह्यूमंस? यस, इट इज कनेक्टेड विद ह्यूमंस। अगर मैं आपको इसका नॉर्मल मीनिंग बताऊं, विदाउट गोइंग इनटू द फैमिली ऑफ वेरियस साइंसेस विच टॉक्स अबाउट दैट होमिनिन जो है वो इंसानी प्रजाति का ये कैटेगराइजेशन को हम कहते हैं, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में अगर मैं आपको इसको समझाऊं, होमिनिन is basically a group in which we study about human beings। and कौन कौन सी ह्यूमन बींग्स के बारे में हम इसके अंदर स्टडी कर सकते हैं? मॉडर्न ह्यूमन बींग्स, वो ह्यूमन स्पीशीज जो कि एक्सटेंट हो चुकी हैं, लुप्त हो चुकी हैं, और हमारे ऑल आवर इमीडिएट एंसेस्टर्स जो हमारे जस्ट पहले खानदान से जुड़े हुए, जो अभी रिसेंटली आपके दादा, परदादा, परदादा के पापा, उनके दादाजी, जो हमारे इमीडिएट एंसेस्टर्स हैं, वो सारे इस कैटेगराइजेशन के अंदर आ जाते हैं। तो होमिनिन कहीं ना कहीं जो हम कैटेगरी पढ़ते हैं ना, जैसे होमो वाली जो कैटेगरी हम पढ़ते हैं, जैसे होमो सेपियंस सेपियंस या होमो सेपियंस, अभी हम लोग कौन है? अभी हम 2025 में जो ह्यूमन बींग्स जो बैठे हुए हम लोग कौन है? होमो सेपियंस सेपियंस। ठीक है? तो हम ये जो कैटेगराइजेशन पढ़ते हैं ना, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, इस पर्टिकुलर टॉपिक को समझने के लिए 6th क्लास की तमिलनाडु एंड एनसीईआरटी की नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने वहाँ पर एक डायग्राम देखा होगा 6th क्लास की तमिलनाडु की, उसमें एनसीईआरटी तमिलनाडु की बुक के अंदर, जहाँ पर हम लोगों ने बड़ी सारी इंसानों की स्पीशीज़ की कैटेगराइजेशन के बारे में डिस्कस कर रहा था, लाइक ऑस्ट्रेलोपिथिकस, है ना, पैरेंथ्रोपस, होमो सेपियंस सेपियंस, निएंडरथल्स, शाबाश। ये सारे के सारे जो कैटेगराइजेशन है वो होमिनिन स्टडीज होती हैं या होमिनिन इवोल्यूशन के बारे में है। ठीक है? जो पहले या तो लुप्त हो चुकी हैं, आपके जो इमीडिएट एंसेस्टर्स हैं वो, या फिर आपके जो मॉडर्न ह्यूमन बींग्स की कैटेगराइजेशन के अंदर जो चीज़ें आती हैं। क्रोमैग्नस, शाबाश अभिनव। ठीक है? वो डायग्राम आपने देखा होगा। तो इसलिए ये सारी स्टडीज ये देखो काम की होती हैं। ओके? तो डीएनए स्टडीज एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हमें मदद करती हैं ताकि हम होमिनिन इवोल्यूशन को समझ सकें, एंड फिर हम आंसर कर सकें। जब इतना कुछ हम जान जाते हैं जीन्स के बारे में, जेनेटिक इवोल्यूशन के बारे में, आरएनए के बारे में, डीएनए के बारे में, प्रोटीन्स के बारे में, प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में, जेनेटिक कोड के बारे में, जेनेटिक एक्सप्रेशन के बारे में, ह्यूमन बींग्स की क्वालिटीज़ के बारे में, उनके सेल्स की फंक्शनिंग के बारे में, उनके बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में, उनके इंटेलेक्ट के बारे में, उनकी साइकोलॉजी के बारे में, ये सारी जब चीज़ें, राज और जितने भी राज होते हैं, वो एक इंसानी पिटारा बनकर जब हम उसको खोलते हैं और चीज़ें जब अनफोल्ड होती हैं हमारे सामने, तो हम बड़े सारे क्वेश्चंस का आंसर कर पाते हैं कि पुराने समय के अंदर लोग किस प्रकार से दिखते होंगे। अब ये जो दिखने वाली चीज़ है, यहाँ पर हम ना मनगढ़ंत स्टोरी मेकिंग नहीं करते हैं कभी भी। ये बहुत आसान होती है। आपको करना क्या है कि
आर्कियोलॉजिस्ट ने एक स्केलेटल रिमेन जो है वो पता लगाया। अब उसके अंदर हाइट तो हमें पता लग रही है कि वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है, हाइट पता लग गई। अब आ जाते हैं चेहरे के ऊपर। जो चेहरा है उसका स्केलेटल रिमेन कुछ इस प्रकार से है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर हमें बेसिकली फ्लैश एंड स्किन जो है उससे एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बनानी होती है लेबोरेटरी कंडीशंस के अंदर। तो हमें पता लगता है कि पुराने ज़माने के अंदर लोग दिखते कैसे होंगे, और इसी से फिर हम पता लगाते हैं पैटर्न्स ऑफ माइग्रेशन। अब पैटर्न्स ऑफ माइग्रेशन को पता लगाने का तरीका क्या है? अगेन 6th क्लास में मैंने आपको बताया था। ये सबसे पहला ह्यूमंस का फुटप्रिंट, सबसे पुराना अभी तक जो हमारे सामने दुनिया के सामने जो राज अवेलेबल है वो कहां पर है? और वो इंसान का सबसे बड़ा पैर भी है जिसके अंदर 5 उंगलियां नहीं थी। बताओ कहां पर है? 6th क्लास की तमिलनाडु के अंदर हमने ये चीज पढ़ी हुई है। जल्दी बताओ किस जगह पर। चलो कॉन्टिनेंट के बारे में बता दो, कौन से कॉन्टिनेंट में मिले हमें ह्यूमंस के सबसे पहले ट्रेसेस? अफ्रीका है ना, तंजानिया, शाबाश। मेसोपोटामिया में नहीं मिले रिया, नहीं, अफ्रीका तंजानिया के अंदर, ठीक है। 6th क्लास की तमिलनाडु में हमने पढ़ा था इस चीज़ को, नॉट मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया तो एक एडवांस फॉर्म का सिविलाइजेशन था, उसके बारे में तो बात इतिहास के पन्नों में बहुत आगे चलकर होती है। अब वहाँ से पैटर्न ऑफ माइग्रेशन को कैसे पता लगाते हैं? लाइक जो वहाँ पर इंसानों के स्केलेटन्स हमें मिले हैं उनके अंदर जो जेनेटिक एनालिसिस जो हमें देखने को मिली है, वो डीएनए एनालिसिस, जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है, वो सारे ढांचे, सारे स्ट्रक्चर, सारी चीज़ें अगर सिमिलरली हमें एशिया के अंदर मिलने वाले स्केलेटन्स के अंदर अगर हमें सेम मिले तो हम ये कह सकते हैं कि यस, हमारे पूर्वज पहले फलानी फलानी कंट्री के अंदर रहते होंगे, उस पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट के साथ जुड़े हुए होंगे, या फिर इंसानी सभ्यता जो है उसका जो आगमन जो है वो इस कॉन्टिनेंट से सबसे पहले हुआ होगा। फिर चीज़ें जैसे जैसे बदली, लाइक क्लाइमेट, इन्वायरमेंटल कंडीशंस, या कोई डिजास्टर आया, या फिर हम लोग आइस एज से शिफ्ट होते होते वार्म एज की तरफ गए, तो ये धीरे धीरे करके इंसान माइग्रेट होते हुए चले गए। वो प्रक्रिया धीरे धीरे कर होती है। जैसा कि हमने अपार्ट फ्रॉम इंसानों के बारे में अगर हम स्टडी करें, अपार्ट फ्रॉम ह्यूमन बींग्स, हमने एनिमल्स के भी इस पैटर्न ऑफ माइग्रेशन को PMFIS एनवायरनमेंट की बुक के अंदर अच्छे से समझा था कि छिपकलियों की कुछ ना कुछ जो प्रजाति हैं वो हमें मल्टीपल कॉन्टिनेंट्स के अंदर देखने को मिलती हैं। और जो एल्फ्रेड वेगनर की जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है ज्योग्राफी के अंदर जिसको हम पढ़ते हैं, वो हमें एक चौंका देने वाली स्टडीज ये पैदा करती है कि जब ये कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट अपार्ट हुए तो फिर ये तैरकर तो जा नहीं सकती, लिजर्ड छिपकलियां तैरकर तो जा नहीं सकती, कॉन्टिनेंट के अंदर तैरकर जीवित भी हो गई हो और फिर उसने मीटिंग भी कर ली हो, फिर बच्चे भी पैदा कर दिए हो। तो एल्फ्रेड वेगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी इस चीज के ऊपर आज तक निर्धारित है और वो सही मानी जाती है कि पहले सारे कॉन्टिनेंट जो हैं वो कनेक्टेड थे। और जो हम ये कॉमन ओशन और कॉमन लैंडमास की बात करते हैं ना, लाइक पैंथलाजा, गोंडवाना लैंड, ये स्टडीज लाइक एल्फ्रेड वेगनर की जो थ्योरीज हैं ये इस चीज़ को जस्टिफाई करने का काम करती हैं। बिकॉज ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर ये सारे लैंडमार्क्स कनेक्टेड नहीं होते तो फिर हमें छिपकलियों की सेम प्रजाति जिसके डीएनए सेम मैच कर रहे हैं, जिसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर सारे सेम हैं, तो वो इतनी सारी जगह पर दुनिया के अलग अलग कोनों में कैसे आ सकती हैं कि आज के समय में इंसान सारे साधनों का इस्तेमाल करके एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तैर कर नहीं जा सकता, वो रास्ते में ही मर जाएगा। तो ये छोटी छोटी छिपकलियां और कीड़े मकोड़े वहां पर क्या कर रहे हैं? सिमिलरली इन्हीं सब तिगड़म का इस्तेमाल करते हुए हम इंसानों के पैटर्न को, जो माइग्रेशन का जो उसका पैटर्न है उसको पता लगाते हैं। और रिसेंट ईयर्स में जो रैपिड एडवांसमेंट्स हमें देखने को मिली हैं जीनोम एनालिसिस के अंदर, जीन्स की स्टडी के अंदर, जीनोम एनालिसिस मतलब जीन्स की स्टडी के अंदर सिंपली, उसने हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन माइग्रेशन जो कि पास्ट टाइम से होती हुई आई हैं और अभी तक हम उनके पैटर्न्स को पता लगाते हैं। और ह्यूमंस के आगे चलकर जब इवोल्यूशनरी फीचर्स के अलावा जब कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स ह्यूमंस के साथ डेवलप होती हैं तो वो कल्चर, वो सभ्यता उस पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट से होते हुए, उस पर्टिकुलर रीजन के साथ एसोसिएटेड होते हुए आगे कैसे आई, तो ये पैटर्न हमें सारे देखने को मिलते हैं। एंड उसी के साथ वी फाइंड वेरियस चेंजेस इन द पॉपुलेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड।
अब ये जो चेंजेस हैं पॉपुलेशन के अंदर, ये किसी भी प्रकार की हो सकती हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, सबसे बेसिक जो है वो है इंसानों का स्किन कलर, कि वो पहले डार्क हुआ करता होगा किसी एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर, लेकिन फिर वो कुछ इंसान फेयर स्किन कलर के भी पाए जाने लगे। और उसके पीछे जो है वो एक पर्टिकुलर जगह का जो क्लाइमेट है, जिससे इंसान जो है उस जगह पर रहते रहते जनरेशन बाय जनरेशन अडेप्ट कर गए, तो वो वार्म या फिर कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो काफ़ी हद तक उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। लाइक इंसानों की अगर आप हाइट की बात करो, ठीक है, उनके फेशियल फीचर्स की बात करो, जैसे पहाड़ी जगह पर रहने वाले जो लोग हैं, या साउथ ईस्ट एशिया साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के जो लोग हैं, उनकी आंखें प्रॉपर तरीके से खुली नहीं रहती हैं, वो शिनचेन जैसी आंखें होती हैं, जापानीज़ कल्चर जैसी आंखें होती हैं, चाइनीज़ आंखें जिनको आप कहते हो वो बंद बंद आंखें होती हैं, ठीक है। और वहीं पर हाइट के बारे में बात होती है जैसे, और स्किन कलर हो गया या आइज़ हो गई। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये हमें पता लगती हैं थ्रू मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड डीएनए स्टडीज़। इससे हम जो पॉपुलेशन के अंदर जो वेरियस चेंजेस हैं, जो कि सिर्फ आज से नहीं स्टडी करे जा रहे हैं, या फिर हम उनको आज से नोटिस तो वैसे हम चलो आज कह सकते हो आप उनको कि हम आज कर रहे हैं उनको लेबोरेटरी कंडीशंस के अंदर, लेकिन वो चीज़ें नोटिसेबल डिफरेंसेस के साथ पुराने ज़माने के साथ होते हुए आज तक चली हुई आई है, एक सभ्यता की तरह, एक ट्रेंड की तरह, ठीक है। और दुनिया के विभिन्न कोनों के अंदर ये वाली चीज़ें हमें देखने को मिलती थी लगातार, ठीक है। अगले लेक्चर में दोस्तों हम बात करेंगे पेलियोपैथोलॉजी की, जिससे हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स एंड कंडीशंस के अंदर कि पुराने ज़माने के अंदर हम ये कैसे पता लगा सकते हैं कि इंसानों को कौन कौन सी बीमारियां होती होंगी, और जिसके चलते इंसानों का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है वो क्या हुआ करता होगा, और उसी के साथ उनका जो मोर्टेलिटी रेट है वो कैसा हुआ करता होगा, कि कितनी एज तक इंसान सरवाइव करते होंगे और उसके बाद वो अल्लाह को या भगवान जी को प्राप्त हो जाते होंगे, ठीक है। इन सब चीज़ों को हम डिकोड करेंगे अगले लेक्चर में। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।